हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6, नेशनल फॉर्मूलरी। ठीक है ना। तो नेशनल फॉर्मूलरी क्या होता है? सिंपल सा एक बात दिमाग में डाल लो कि ये एक इसेंशियल मेडिसिन यानी कि जरूरी दवाइयों की एक बुक होती है। दवाइयों की नाम लिखे होते हैं उसमें। ठीक है ना। फार्माकोपिया और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? फार्माकोपिया में हर एक चीज लिखी हुई होती है। टेस्ट कैसे करेंगे, कितनी मात्रा में उसको लिया जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन उसका कैसे किया जाएगा, वगैरह 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 सारी बातें लिखी होती हैं। इसमें सिर्फ जो दवाई है मार्केट में अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट होती है जो कि जरूरी होती है। ठीक है, उतनी एक खास दवाइयां जिससे कि काम हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देखें, स्टार्ट करें नेशनल फॉर्मूलरी। क्या कह रहा है नेशनल फॉर्मूलरी? इट इज एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल, सबसे बेसिक लेवल पे बात करें, अ फॉर्मूलरी इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन। दवाइयों की एक लिस्ट है। दवाइयों की एक लिस्ट है। और कौन सी दवाइयां हैं? इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, EML, जिसका मैं कई बार जिक्र भी करता हूं कि जैसे कि मार्केट में दवाइयां तो बहुत सारी हैं, बट उन हजारों में से 100-200 ही काफी हैं हर तरह की मर्ज को ठीक करने के लिए। वो जो 100-200 हैं वही क्या हो जाती हैं? इसेंशियल हो जाती हैं। आगे आते हैं, इसको और डेफिनेशन के रूप में देखें अगर, मैनुअल कंटेंट्स, मैनुअल मतलब हम लोग खुद अपने हाथों से जोड़ते हैं इसको, क्लिनिकली ओरिएंटेड, क्लिनिकली मतलब जो पेशेंट लोग क्लिनिक में आएंगे उनसे रिलेटेड रहता है ये। फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, समरी होती है अबाउट सिलेक्टेड ड्रग्स। सिलेक्टेड ड्रग्स के बारे में उनकी फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की समरी होती है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव, कैसे इसको दिया जाएगा, एंड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रिस्क्राइबिंग, किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, कम ज्यादा करें, कितनी दे कितनी नहीं दे, प्रिस्क्राइबिंग को लेकर के, एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। ठीक है ना, ड्रग की डिस्पेंसिंग और प्रिस्क्राइबिंग को लेकर के उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी पॉइंट्स भी उसके अंदर लिखे होते हैं कि इस दवा को कितनी देनी है, कैसे देनी है, बच्चा, बूढ़ा, जवान या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कितनी मात्रा में कितनी कितनी दी जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। और ऐसे ही लिस्ट को हम लोग एक किताब में बना देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फॉर्मूलरी। हर एक कंट्री की अपनी अलग होती है। ठीक है, इसीलिए नेशनल कहा गया है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन यूज, कैसे इस्तेमाल करें, डोजेस, सॉलिड, लिक्विड, सिरप फॉर्म में, एडवर्स इफेक्ट लिखे होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किसके साथ देने में या इसको इस्तेमाल करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वार्निंग्स होती हैं, कब लेनी है कब नहीं लेनी है, कितनी डोज ज्यादा खतरनाक हो सकती है, सप्लीमेंटेड बाय गाइडेंस ऑन सिलेक्टिंग द राइट मेडिसिन फॉर अ रेंज ऑफ कंडीशन। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये यही कह रहा है कि हमें ड्रग्स को सिलेक्ट करके गाइड, उसके बारे में सारी बातें लिखी हो, सप्लीमेंट बाय द गाइडेंस, पूरा गाइडेंस लिखा होता है, कैसे यूज करना कैसे यूज नहीं करना वगैरह वगैरह, और रेंज ऑफ कंडीशन, सारी कंडीशन लिखी रहती है, किस कंडीशन में वो दवाई बेस्ट वर्क करेगी, है ना। आगे आते हैं, पर्पस क्या है इसका, क्यों बना रहे हैं हम इसको? फार्माकोपिया है तो इसकी जरूरत क्या है? तो देखो, फार्माकोपिया है, इसकी जरूरत क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल इसको लेता हूं क्योंकि सबको पता है पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल को एक जो दवाई का नाम है, मेन उसके अंदर केमिकल का नाम है। अब जैसे मैं हर बार नाम लेता हूं 2-4 दवाइयों को, जैसे कालपोल है, ठीक है, तुम्हारी क्या कहते हैं, डोलो है, उसमें मतलब कई सारे ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड है। अब कई बार डॉक्टर्स और इवन कई बार पेशेंट तक कंफ्यूज होता है कि डॉक्टर ने ये लिखी है, मेडिकल पे ये मिल रही है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, कई बार कुछ दवाइयों के लिए डॉक्टर बोलते हैं ये वाला मत खाना, असर नहीं करेगी या नुकसान कर सकती है। तो अब हुआ क्या, एक लिस्ट बना दी गई। क्या बना दी? अब मान लो बुखार के लिए पैरासीटामोल है, बुखार के लिए कोई और भी दवाई होगी, 3-4 तरह के केमिकल्स हैं जो बुखार में काम आते हैं। बेस्ट कौन सा है? पैरासीटामोल, उसको खाने से काम हो जाता है। तो वो 4 एक्स्ट्रा की जरूरत क्यों है? क्यों एक्स्ट्रा हम लोग उसको याद रखें, कंफ्यूजन भी क्रिएट हो? तो वो जो एक मेडिसिन खास, ठीक है ना, जिसका हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो मैक्सिमम पॉपुलेशन पे उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, उस मेडिसिन को उस 4 में से चूज करके यहां रखा जाता है और ये बन जाती है इसेंशियल मेडिसिन। साथ साथ में सस्ती भी होती है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पर्पस क्या है? नेशनल फॉर्मूलरी इज नॉट अ रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये समझा कि रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब जैसे कि अपना फार्माकोपिया ऑफिशियल होता है, ऐसा नहीं होता है ये। नेशनल फॉर्मूलरी वुड सर्व एज अ गाइडेंस, एक गाइड की तरह काम करेगा, बताने का,
गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो लोग भी दवाइयों को लेकर काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए नेशनल फॉर्मूलरी एक गाइड है ना, जैसे कि टूरिस्ट गाइड होता है, बताता कि ये यहां पर था, ये यहां पर था, इस राजा ने ऐसा किया था, ये किला इसका है, वैसे ही ये एक गाइड का काम करती है। ठीक है, किस किस के लिए? प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, मेडिकल एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब वो सभी लोग जो किसी ना किसी तरीके से दवाइयों से जुड़े हुए हैं इन हेल्थ केयर सिस्टम। एक गाइड की तरह काम करेगी, पर्पस इसका ये है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता, सपोज मैं बैठा हुआ हूं, मेरे को नहीं पता कि कौन सी दवाई है ना किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, तो ये नेशनल फॉर्मूलरी उसमें क्या करती है, मेरे को हेल्प करती है टू प्रोवाइड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, कंपनी वाले, वो अपनी दवाई लॉन्च करते हैं और फिर उनके पीछे पीछे कौन आते हैं? सेल करने वाले, जिनको हम मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि भैया ये दवाई इतनी बेस्ट है, बाकी से इतना अच्छा है, ये है वो है, वो बखान गाते हैं अपनी दवाइयों का। बट क्या रियल में वो जो बात बता रहे हैं सही है कि नहीं है? कौन कौन बताएगा इस चीज को? दूसरा आया, उसने कहा नहीं भैया दवाई तो देखो एक ही है लेकिन उसकी बेकार है, हमारी बढ़िया है। कैसे जज करोगे आप? ये किताब जज करवाएगी। इस किताब में बाकायदा सब लिखा होता है, ठीक है ना, कि क्या है और क्या नहीं। ब्रांड्स के इवन कई बार नाम तक होते हैं इसमें, ठीक है, ब्रांड्स के नाम भी होंगे। इट प्रोवाइड अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब बिना भेदभाव का। ऐसा नहीं कि इस कंपनी वाले की दवाई का पैसा खा ले तो इसका, ऐसा नहीं करती है। सस्ती और अच्छी दवाइयों के लिए जानी जाती है। अनबायस्ड इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर के पास एक बिना भेदभाव वाली इंफॉर्मेशन जाती है कि ये जो मेडिसिन है सबसे सस्ती है और मैक्सिमम लोगों पर काम करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बन गई एसेंशियल मेडिकल। ठीक है, इन अ कंट्री, किसी कंट्री में, एंड टू प्रमोट सेफ इफेक्टिव एंड रैशनल, रैशनल मतलब तार्किक यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल मतलब अब मान लो एक मेडिसिन है, उसमें साफ साफ लिखा है ये मेडिसिन यहां दर्द में, बुखार में, दोनों में काम कर जाएगी। अरे तो उसको दे दो ना, क्यों जरूरी है दो मेडिसिन देना? दर्द की अलग दो, बुखार की अलग दो। मान लो किसी एक मेडिसिन में दोनों इफेक्ट हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, तो दो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। तो रैशनल यूज होना चाहिए। रैशनल मतलब तार्किक यूज, लॉजिकल वाला। ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया, अच्छा दर्द की अलग दे रहे हो, पेट दर्द की अलग दे रहे हो, सर दर्द की अलग दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो रैशनल यूज का मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। रैशनल मतलब तार्किक। ओके, टू हेल्प इन द एलिमिनेटिंग द अनसेफ, इनइफेक्टिव और पुअर क्वालिटी मेडिसिनल प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत सारा फर्जी माल भी है, ऐसा भी प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा असरदार नहीं है, तो वो सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। बाय आइडेंटिफाइंग इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशन, अब वो सारी मेडिकेशन को ढूंढ करके कंट्री में कौन कौन सी है उनकी एक लिस्ट बना के इसमें डाल दी जाती है। टू सपोर्ट कॉस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने बताया मार्केट में सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दवाई होती है, उनकी लिस्ट रहेगी यहाँ पर, है ना। मान लो मैं डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास गरीब लोग ज्यादा आते हैं, मैं सबका भला करना चाहता हूं, मैं लिस्ट निकाल लूंगा, अच्छा यही दवाई इस कंपनी की इतनी महंगी, यही दवाई इस कंपनी की इतनी सस्ती है और इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है, मैं वही दवाई लिखूंगा। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ ड्रग बजट एंड इंप्रूव एक्सेस टू द एसेंशियल मेडिसिन। और इससे क्या होता है, एसेंशियल मेडिसिन के लिए एक्सेस मतलब इजीली अवेलेबल हो जाती है सब जगह। इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल फॉर्मूलरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन नेशनल फॉर्मूलरी में इंक्लूड होती है। जनरल एडवाइस टू प्रेस्क्राइबर, ओके, जो प्रेस्क्राइबर्स होते हैं डॉक्टर्स वगैरह, उनके लिए जनरल एडवाइस रहती है। इंडिविजुअल टू ड्रग इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल ड्रग इन्फॉर्मेशन, हर एक ड्रग जो इसमें लिखा हुआ उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बारे में सारी। थेरेपेटिक इन्फॉर्मेशन, उसकी चिकित्सीय क्या फायदा करेगी। रिकमेंडेशंस, क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकती है उस ड्रग को लेकर के। मेडिसिन प्राइसेस, ब्रांड नेम तक होते हैं उसमें। अवेलेबिलिटी एट हेल्थ फैसिलिटी, कहां कहां किस किस हेल्थ फैसिलिटीज में अवेलेबल है। नेशनल पॉलिसीज ऑन प्रिस्क्राइबिंग डिस्पेंसिंग, नेशनल पॉलिसी जब बनती है प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग को लेकर के तो वहां ये हेल्प करती है। ब्रीफ समरी ऑफ लोकल गाइडलाइंस, लोकल गाइडलाइन की एक छोटी सी समरी रहती में हेल्प करती है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन की समरी रहती है, किस किस से रिएक्ट कर सकता है ये। प्रिस्क्राइबिंग इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, हेपेटिक एंड रीनल इंपेयरमेंट, जब दिक्कत होती है जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ दवाइयां बड़ी देख कर दी जाती हैं, है ना, अफेक्ट कर सकती हैं, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। हेपेटिक या रीनल इंपेयरमेंट, किडनी या लिवर में गड़बड़ है तो दवाइयां बड़ी सूझबूझ से देनी होती हैं, क्योंकि लिवर ही है जो दवाइयों को डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से बाहर निकालता है, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, एडवर्स रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं वो सारे यहां रहेगा। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम, प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहां मेंशन रहेगा। नोमोग्राम्स, डोज कैलकुलेटर एंड अदर टूल्स, डोज कैसे कैलकुलेट किया जाए। नोमोग्राम, नोमोग्राम क्या है इसका डायग्राम बता रहा हूं कैसे होता है, एंड अदर टूल्स। नोमोग्राम क्या होता है, एक पिक्चर का डायग्राम होता है, जैसे कि मान लो एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है 47 सेंटीमीटर और वेट कितना 2.5 kg, तो व्हाट इज द
ठीक है ना, बॉडी सरफेस एरिया, उसका बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, उसकी हाइट है 2.5 और बॉडी वेट कितना है, सॉरी हाइट है 47 और बॉडी वेट कितना है 2. हाइट ही है 2.5 सॉरी 47 इधर है और 2.5 kg ये रहा, ठीक है। तो यहां से लेके यहां पे हम एक लाइन खींच देंगे, तो ये पॉइंट जहां मिल जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, बॉडी सरफेस एरिया। हमें बॉडी सरफेस एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये स्केल से रहेंगे, नाप लेंगे, हमको बॉडी सरफेस एरिया मिल जाएगा। जरूरत पड़ती है चाइल्ड केयर में, ठीक है ना। तो नोमोग्राम्स का मतलब इस तरह पिक्चर के रूप में इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन रहती है हमारे पास। तो पर्पस समझ में आया, ठीक है। इसमें एक नाम आया था द फॉर्मुलरी लिस्ट। लिस्ट किस चीज की है, उसी को हम लोग इसेंशियल मेडिकल लिस्ट भी कहते हैं, यानी कि जो इसेंशियल मेडिसिन है वो इसके अंदर काउंट की जाती है। अब क्या है इसेंशियल मेडिसिन, उसके बारे में थोड़ा सा और भी, इसेंशियल मतलब जरूरी, क्यों जरूरी कहा गया है। द फॉर्मुलरी प्रोसेस, यानी कि इस बुक में जो प्रोसेस लगती है इस क्रिटिकल, काफी क्रिटिकल होती है, मतलब पेचीदी होती है, टू गुड हेल्थ केयर एंड कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग। क्रिटिकल टू गुड हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ और उसकी डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन में ये जो प्रोसेस है पूरी, वो काफी कैसी क्रिटिकल है, निर्णायक होती है, ठीक है। आपको बहुत सूझबूझ से ये लिस्ट तैयार करनी होती है। और फॉर्मुलरी लिस्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी कहते हैं इसे, कंसिस्टिंग ऑफ द, इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होंगी, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, सभी मेडिसिन में से सबसे अच्छी और जो सबसे सस्ती हो, ठीक है, सेफ हो, लोकली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाए, ड्रग ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो, है ना। ये नहीं कि पता चला एक्सपायर जल्दी हो रही है, हल्का सा धूप या ह्यूमिडिटी आई तो बेकार हो गई। दैट विल सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट, और जो सेटिस्फाई करे एक पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों की बीमारियों को ठीक करता हो, ठीक है। और फॉर्मुलरी मैनुअल कंटेनिंग समरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, इसका जो मैनुअल होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है मेडिसिन के बारे में। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन होती है कंटेनिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू मैनेज कॉमन डिजीज, एक कॉमन डिजीज को कैसे मैनेज किया जाए, कौन सी मेडिसिन दी जाएगी तो इजीली और अच्छे से ठीक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब द फॉर्मुलरी लिस्ट की बात करें अगर हम लोग, एसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कुछ बीमारियां बहुत ही आम होती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस टाइप की चीजें हैं, ठीक है, टाइफाइड हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करती हो ये लिस्ट, ये मतलब वो सारी मेडिसिन हो उसके अंदर। दे आर सिलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू डिजीज प्रिवलेंस, सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी फैली हुई रहती है किसी एरिया में, है ना, जैसे कि साल में एक बार डेंगू पक्का आ जाएगा, ठीक है। डिजीज प्रिवलेंस, कौन सी बीमारी फैलती है ज्यादातर। एविडेंस ऑफ एफिकेसी, सबूत होते हैं कि हाँ ये दवाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, उस दवाई को चूज किया जाएगा। सेफ्टी हो, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, है ना, कॉस्ट उसकी सही हो। एसेंशियल मेडिसिन आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट, यानी सीधा कहना चाह रहा है जितने भी हेल्थ सिस्टम है, हमारे लोकल मोहल्ला क्लिनिक है या हमारे जो गली मोहल्ले में क्लिनिक होते हैं या जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर हर समय अवेलेबल होना चाहिए इन एडिक्वेट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, इन द एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म, और उनकी सही डोजेस फॉर्म है। ये नहीं कि चाहिए थी टैबलेट में और है नहीं टैबलेट में, लिक्विड फॉर्म में मिल रही है। अब भाई सिरप एक बड़े को देंगे तो सिरप में तो बहुत क्वांटिटी कम होती है ना, ड्रग की बच्चों के लिए होता है वो तो। विद एश्योर्ड क्वालिटी एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन, एक निश्चित क्वालिटी, सुनिश्चित क्वालिटी और एडुकेट इंफॉर्मेशन होगी, एंड एट ए प्राइस द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी कैन अफोर्ड, ठीक है ना। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की ये तुम यहां पर ये वाला पैरा पक्के से याद करोगे या इसके भी टुकड़े कर लोगे पॉइंट वाइज, तो पक्का लिखना है ये। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज इंटेंडेड टू बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल टू मैनी डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है ना। ये जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का, ये फ्लेक्सिबल होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, एडेप्टेबल होता है, नई नई सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। मान लो तुम्हारे स्टेट का अलग होगा, दूसरी स्टेट का, हर स्टेट की भी अपनी नेशनल फॉर्मुलरी होती है ना। नॉर्थ में ठंड ज्यादा पड़ती है, साउथ में नॉर्मल टेम्परेचर एक जैसा रहता है, तो उसके हिसाब से भी क्या है, बीमारियों का प्रीवलेंस, यानी कि जो बीमारियां होती हैं वो थोड़ी सी अलग अलग रहती हैं, तो उसके हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली विच मेडिसिन आर रिगार्डेड एज एसेंशियल रिमेन्स अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको एसेंशियल माना जाएगा, ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होती है एसेंशियल मेडिसिन, अब समझ गए हो। इनको ही काउंट करके या इनको ही समअप करके हम लोग बुक में डालते हैं और वो बुक बन जाती है हमारी नेशनल फॉर्मुलरी। आगे आते हैं, फिर कह रहा है क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ ड्रग इन नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, NFI। अब NFI, ठीक है,
इंडिया में नेशनल फॉर्मुलरी में कौन कौन सी ड्रग रखी जाती हैं? ड्रग इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में होगी उनका रखा जाएगा। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011 इंडिया में जो होंगी उनको रखा जाएगा। ड्रग यूज्ड इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो बड़े लेवल पे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, वो दवाई पक्का रखी जाएगी। ड्रग लिस्टेड इन इंडियन फार्माकोपिया में जो होगी उसको रखा जाएगा। ड्रग नॉट कवर्ड बट रिकमेंडेड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कवर्ड नहीं है लेकिन कुछ खास एक्सपर्ट जो कहते हैं कि ये दवाई होनी चाहिए क्योंकि ये बीमारियां ज्यादा होती हैं, वो रखी जाएगी। एनी ड्रग्स कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट बाय द आईपीसी, है ना, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा अगर रिकमेंड कर दी जाती है तो उसको रखा जाएगा। क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन ऑफ ड्रग फ्रॉम एनएफआई, किसको हटा दिया जाता है? जो ड्रग बैंड हो जाती है उनको हटा दिया जाएगा। ऑब्सोलीट ड्रग, जो पुरानी हो गई है उनका इस्तेमाल में नहीं आता है। ड्रग ठीक है उनका असर होता है लेकिन अब उनसे एडवांस ड्रग आ गई, अच्छी ड्रग आ गई, सस्ती आ गई, तो उसको हटा दिया जाएगा। ड्रग कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट बाय आईपीसी, अगर किसी ड्रग को इनएप्रोप्रिएट समझा जाता है, ठीक नहीं समझा जाएगा, तो आईपीसी के द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन नेशनल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड फार्माकोपिया, इसका भी एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो नेशनल फॉर्मुलरी तो समझी गए हो, जनरली कंसंट्रेट ऑन अवेलेबल एंड अफोर्डेबल मेडिसिन, जो मेडिसिन अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, डेटा रिलीवेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर कंट्री, और जो डिजीज, कुछ खास डिजीज जो किसी कंट्री में होती है उनको ठीक करने में क्या हो, कामयाब हो। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है? जनरली कंसंट्रेट ऑन मेडिसिन दैट आर रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की अपनी फॉर्मुलरी भी अलग होती है। मान लो एक खास हॉस्पिटल हो, कैंसर का हॉस्पिटल है, तो उसका एक अलग फॉर्मुलरी होगी ना। एक जनरल हॉस्पिटल है तो वहां पे किस टाइप का पेशेंट ज्यादा आता है, उसकी फॉर्मुलरी अलग होगी कि ये पेशेंट ज्यादा आता है, इसके साथ ये सारी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल ऑल टाइम होनी चाहिए, सस्ते सस्ते और अच्छी से अच्छी। ठीक है, द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम इज मेथड वेयर बाय, ये वो तरीका है जिसके द्वारा द मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ होता है, विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, जो कि फार्मेसी और हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होती है और थेरेपेटिक कमिटी की हेल्प से सिलेक्ट करता है और जांचता है मेडिसिनल एजेंट्स एंड देयर डोजेस फॉर्म। ठीक है, जो दवाइयों को जांचेगा, परखेगा कि हाँ ये दवाइयां बेस्ट हैं, फॉर्म विच आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट यूजफुल इन द पेशेंट केयर, जिसको पेशेंट केयर में सबसे ज्यादा यूजफुल समझा जाएगा, उसकी लिस्ट तैयार कर दी जाती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर, क्या क्या रहेगा, क्या प्रोक्योर करने हैं, यानी क्या उसको हम इजीली ला सकते हैं, मतलब उसकी सप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रिस्क्राइब करने में आसानी है, पेशेंट इसको इजीली ले सकता है, डिस्पेंस करने में आसानी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग अंडर ब्रांड नेम्स वेयर द ड्रग हैव बोथ नेम्स, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन यानी कि इस फॉर्मुलरी में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे उसे प्रोक्यूर करेंगे, कहां से कैसे लेके आएंगे, कैसे प्रिस्क्राइब की जानी है, कैसे डिस्पेंस की जानी है, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स अंडर द ब्रांड नेम्स वेयर द ड्रग हैव बोथ नेम, ठीक है ना। हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का ब्रांड नेम भी कई बार दे देते हैं, ठीक है ना। वेयर द ड्रग हैव बोथ नेम्स, यहां पर ड्रग के दोनों नेम होंगे, जेनरिक और ब्रांड नेम दोनों इसके रखे जाते हैं, ठीक है। अब फार्माकोपिया तो सबको पता ही है, फार्माकोपिया पढ़ते आ रहे हैं तो उसके लिए बताने की जरूरत है नहीं। लीगली रिकॉग्नाइज्ड बुक, लीगली मतलब कानूनी तौर पे रिकॉग्नाइज्ड बुक होती है, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग की क्वालिटी और फार्मास्यूटिकल्स को मॉनिटर करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए एक बुक बनाई जाती है, इसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। तो अब कहीं ना कहीं तुमको फॉर्मुलरी, नेशनल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल की और फार्माकोपिया में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मुलरी का मतलब होता है दवाइयों की लिस्ट केवल, लेकिन फार्माकोपिया एक बड़ा रूप है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नाउ नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, उसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट का एक वो है, संस्था है ऑफ इंडिया, असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी को, जो का गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद में ये है, टू पब्लिश एनएफआई, ये पब्लिश करेगी नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया। ये तुम्हारा 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। हिस्ट्री ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी की बात करें अगर हम लोग, तो देखो पहला एडिशन कब आया था, 1960 में, देन 66, 79, 2011, 16 और 21 में आया था, 5th, 6th और करंट एडिशन, ठीक है। टेबल कंटेस्ट ऑफ एनएफआई, इसको हम करंट, हाँ 221 में करंट आ गया था। अब टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ एनएफआई 2016 की बात करें तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या था मेरे पास, इंट्रोडक्शन था, एक्नॉलेजमेंट था, लिस्ट ऑफ मेडिसिन के मोनोग्राफ इंक्लूडेड एंड डिलीटेड, ठीक है, जो मोनोग्राफ इंक्लूडेड किए गए थे, जो डिलीटेड किए गए थे उनकी लिस्ट थी। एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म से
किसी किसी दवाइयों के। जर्नल एडवाइस टू प्रिस्क्राइबर्स, प्रिस्क्राइबर्स के लिए जर्नल एडवाइस थी, यानी कि डॉक्टर्स के लिए। मोनोग्राफ्स मौजूद थे। अपेंडिसेस क्या होते हैं, जो बुक के लास्ट में होते हैं, ठीक है। इसके अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कैलकुलेशंस, एडवाइजरीज, डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन, पॉइजन, इंफॉर्मेशन सेंट्रल इन इंडिया, इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन इंडिया, ड्रग इंटरेक्शन, स्पेशल कंडीशंस, ड्रग बैंड, ठीक है। नेशनल जो था ना लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और पीवीपीआई एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये पूरा क्या था हमारे पास, इसके अपेंडिसेस में ये पूरी लिस्ट यहां मौजूद थी बुक के लास्ट में, ठीक है। अगर हम 2011 और 16 में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो देखो क्या है, यहां पे 377 ड्रग्स थी, है ना। नेशनल फॉर्मुलरी आती रहती है इंडिया की अपनी, ठीक है। तो यहां पर 377 ड्रग्स हैं, मोनोग्राफ्स थे 23 एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, जैसे कि होता है ना दर्द और बुखार की मिला करके कोई दवा बना दी जाती है, तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। 20 इम्यूनोलॉजिकल्स, इम्यूनोलॉजिकल्स मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और 12 विटामिन थे। अब 2016 में हो गए 521 ड्रग्स, ठीक है। 33 एफडीसी, 20 इम्यूनोलॉजिकल, 12 विटामिन, 8 ड्रग्स, मोनोग्राफ डिलीटेड, 8 को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इसके अंदर शेड्यूल एच था, शेड्यूल एच मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, और साथ साथ में इसमें शेड्यूल H1 भी आ गए थे। H1 के अंदर आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल अंधाधुंध एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। अब दिक्कत हो जा रही है, जब रेजिस्टेंट हो जाएंगे यानी कि उनके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होगा, तो बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना होता है एंटीबायोटिक को ना, रैंडम इस्तेमाल नहीं करना होता, इसलिए कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो इसमें H1 को भी जोड़ लिया गया था। 30 चैप्टर्स बाय थेरेपेटिक कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज एडेड, बेसिक्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, ड्रग फॉर ओरल हेल्थ, मेडिसिन बैंड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। यहां 30 चैप्टर्स थे, यहां पे 3 कैटेगरी ऐड और की गई थी। बेसिक्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के वक्त दवाइयां काम आएंगी, ड्रग्स फॉर ओरल हेल्थ, मुंह के हेल्थ के लिए दवाइयां, और मेडिसिन बैंड इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में बैंड कर दी गई थी उनकी भी लिस्ट आ गई थी यहां पर। ऑल चैप्टर रिवाइज्ड एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन, सबको रिवाइज किया गया था, तो यहां पर कुछ होगा नहीं। 15 अपेंडिसेस थे, यहां पर 22 आ गए थे। और अपेंडिसेस किसके ऊपर फोकस कर रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, कैजुअलिटी असेसमेंट, ड्रग कॉजिंग सीवियर एलर्जीज, जो दवाइयां एलर्जी क्रिएट कर देती हैं, रिएक्शन, ड्रग बैंड इन इंडिया, या ड्रग जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकल है, मेडिसिन की नेशनल लेवल की लिस्ट है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अब एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड कंज्यूमर। तो यहां पर एक क्या कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यहां पर प्रोफेशनल और कंज्यूमर्स दोनों के लिए था यहां पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या था, 2011 और 16 का आपस में कंपैरिजन था। तो आगे आते हैं, देन आते हैं लेटेस्ट 2021 के बारे में थोड़ी बातें कर लें। तो नेशनल फॉर्मुलरी 2021 जो करंट एडिशन है, इसको किसने पब्लिश किया था, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। देखो कौन सी मिनिस्ट्री है, इसको तो याद ही रखोगे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री है ना, मंत्रालय। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया था 6th एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया ऑन 28 अक्टूबर 2021। तो ये डेट बन जाती है तुम्हारी 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। NFI हैज बीन पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, कौन पब्लिश करता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ये बना तुम्हारा, ठीक है। टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन द कंट्री, ठीक है ना, जिससे कि रैशनल यूज, रैशनल क्या होता है, तार्किक, मैंने बताया ना कि मान लो दर्द के लिए ये नहीं कि एक दर्द की अलग दी जा रही है, दूसरे दर्द की अलग दी जा रही है, दर्द है तो एक दवाई काम करेगी, और जो सबसे बेस्ट काम करेगी उसको हम लोग प्रमोट करेंगे इस बुक के थ्रू, ठीक। NFI 2021 वुड एक्ट अ गाइडेंस, मैंने बताया, गाइडेंस मतलब एक तरह से गाइड का काम करेगी, गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि जो भी दवाइयों से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं उन सबको गाइड करेगी, जैसे कि क्लिनिशियंस, फार्मासिस्ट, नर्सेज, डेंटिस्ट। इट विल प्ले अ क्रूशियल मतलब होता है निर्णायक, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी डेली क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, है ना, जैसे कि अपने क्लिनिक में रोज हम लोग जो दवा पेशेंट जाते हैं डॉक्टर्स के लिए, वहां ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, होना चाहिए सबके पास ये। द 6th एडिशन ऑफ NFI 2021 हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल, जो 6th एडिशन इसको बनाया गया नेशनल फॉर्मुलरी का, एक प्रिंसिपल अपनाया गया, एक सिद्धांत, क्या सिद्धांत था, डू नॉट मिस क्रिटिकल, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल निर्णायक है जिससे फैसले होते हैं, ऐसी कोई चीज मिस ना हो जाए, एंड डू नॉट ओवरलोड, और इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि फालतू चीजें भी आ जाएं, तो क्रिटिकल मिस ना हो जाए और फालतू चीज आ ना जाए, इसको अपनाते हुए, ठीक है ना, हमने ये फॉर्मुलरी तैयार की। द इंफॉर्मेशन बाय रिवाइजिंग द अपेंडिसेस, चैप्टर्स एंड ड्रग मोनोग्राफ, सारी चीजें रिवाइज कर दी गई, अपेंडिसेस, मोनोग्राफ और चैप्टर्स। चैप्टर सच एज एनाल्जेसिक,
एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, चैप्टर मतलब वही जो उसके अंदर जिस कैटेगरी के ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एसिडी, पूरे नाम दे रखे हैं, लैक्सेटिव, एंटीडोट, ठीक है ना, बेसिक ऑफ मेडिकल इमरजेंसी वगैरह 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 वर रिवाइज्ड। ये सारे के सारे क्या किए गए, रिवाइज किए गए थोरोली। तुम 2-4 लिख करके एटसेट्रा लिख देना। बाय इन्वॉल्विंग द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट, पूरे इंडिया से जो सबसे एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट थे उनको बुलाया गया फ्रॉम कंट्री से, और फिर इसको रिवाइज किया गया, यानी कि फिर जाकर के इसको तैयार किया जाता है। साइलेंट फीचर की बात करें तो ये तो होगी इसके बारे में बात, 6th एडिशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जनरल बातों के बाद में। फिर आता है साइलेंट फीचर ऑफ व्हाट 2021 एडिशन इंक्लूड। अब साइलेंट फीचर मतलब क्या होता है, खास चीजें। 34 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज चैप्टर्स इंक्लूडिंग 591 ड्रग्स मोनोग्राफ, ठीक है, 34 चैप्टर में 591 ड्रग के मोनोग्राफ थे, एंड 23 अपेंडिसेस आर इंक्लूडेड इन दिस एडिशन। 23 अपेंडिसेस इंक्लूड किए गए। द NFI इज अलाइंड विद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, NFI को हमने जोड़ दिया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के साथ, एंड नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है ना। हमने जो NFI है उसमें हम जब भी तैयार करेंगे हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन को देखते हुए तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स है ना, अब पोर्टल क्योंकि सब इंटरनेट का जमाना हो गया, वो प्रोवाइड करवाई गई रिलेटेड टू NELM, ड्रग बैंड इन इंडिया, नेशनल हेल्थ पोर्टल, ड्रग बैंड इन स्पोर्ट्स, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वेयर एवर नेसेसरी आर प्रोवाइडेड इन द इंफॉर्मेशन टू रीडर। जो भी उसे पढ़ेगा उसको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी, अब बुक के अंदर प्रोवाइड की गई। स्पेशल नोट ऑन हाउ टू यूज NFI, इसको यूज कैसे करें, बुक का ना देखने का तरीका होता है। ये ऐसी बुक तो होती नहीं कि जो रोज हम पढ़ते हैं क्लासों में, ये थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, तो इनको यूज करने के तरीके होते हैं। एंड साइलेंट फीचर ऑफ NFI आर एडेड इन दिस एडिशन, साइलेंट फीचर को ऐड किया गया इस एडिशन में जो पहले नहीं थे। ओनली इंडिकेशन अप्रूव बाय द इंडियन ड्रग रेगुलेटर, जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ठीक है ना, इसके द्वारा अप्रूव्ड इंडिकेशन ही डाले गए। क्लिनिकली रिलेवेंट एंड एज पर स्टैंडर्ड केयर आर इंक्लूडेड, ठीक है ना, क्लिनिकली जो रिलेवेंट होंगे, जो क्लिनिकली प्रूफ के होंगे, एंड एज पर स्टैंडर्ड केयर, ठीक है, जो स्टैंडर्ड केयर थी उसके हिसाब से मेडिसिन को इसके अंदर अप्रूव किया जाएगा। द टर्म अवेलेबिलिटी इज नाउ रिप्लेस विद डोजेस फॉर्म एंड यूजुअल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, जो अवेलेबिलिटी होती है, जैसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी की उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है हमारी बॉडी के अंदर, उसको रिप्लेस कर दिया गया डोजेस फॉर्म्स एंड यूजुअल स्ट्रेंथ। इसको मार्क कर लेंगे, डोज की फॉर्म एंड यूजुअल स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है। ओनली द क्लिनिकली रिलेवेंट प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर इंक्लूडेड, जो क्लिनिकली, वही अगेन बात आती है, क्लिनिकली मतलब जब ट्रीटमेंट हो रहा है उससे ही रिलेटेड प्रिकॉशंस और उससे ही रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन को इंक्लूड किया गया। द कॉमन और द सीरियस एंड क्लिनिकल रिलेवेंट एडवर्स इफेक्ट आर इंक्लूडेड, जो कॉमन और सीरियस एडवर्स इफेक्ट थे उसको इंक्लूड किया गया। स्टोरेज कंडीशन को इंक्लूड किया गया, ठीक है। फॉर मेडिसिन आर इंक्लूडेड फॉर स्पेशल केस ओनली, कुछ जो स्पेशल केस थे उस केस में स्टोरेज कंडीशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया। चैप्टर ऑन मेडिसिन बैंड इन स्पोर्ट्स इन प्रीवियस एडिशन हैज बीन कंसीडर्ड अंडर अपेंडिसेस इन दिस एडिशन, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, जो मेडिसिन बैंड इन स्पोर्ट्स था प्रीवियस एडिशन में, उसको हमने यहां पर किस में डाल दिया, अपेंडिसेस में डाल दिया। कंसीडरिंग द प्रीवेलेंस ऑफ डायबिटीज, अब डायबिटीज तो बहुत ज्यादा फैल रहा है, प्रीवेलेंस है ना बहुत ज्यादा है इन द कंट्री, अ सेपरेट चैप्टर ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इज इंक्लूडेड आफ्टर रिवाइजिंग कंप्लीटली, उसके लिए एक अलग ही चैप्टर डाल दिया डायबिटीज के लिए, डायबिटीज बहुत हो रहा है, ठीक है ना। न्यू अपेंडिक्स ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस इज इनकॉर्पोरेटेड, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस को क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया। तो बेटा यहां पर क्या है, कुछ 6-7-8 फीचर हैं लेटेस्ट को लेकर के, वो तुम लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर है बातें, ठीक है। अपेंडिक्स ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड इंडियन एकेडमिक्स, क्या कह रहा है ये, अपेंडिक्स ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड इंडियन एकेडमिक्स ऑफ पेडियाट्रिक्स इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज रिवाइज्ड एज पर द करंट शेड्यूल। तो ये कह रहा है कि अपेंडिक्स ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मतलब जो इम्यूनिटी होता है ना, बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है, शेड्यूल एंड इंडियन एकेडमिक्स ऑफ पेडियाट्रिक्स, जो बच्चों के लिए उनका जो एकेडमिक्स एक तरह पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं इम्यूनाइजेशन के ऊपर शेड्यूल, इसको रिवाइज किया गया एज पर करंट शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं, कुछ और फॉर्मुलरीज भी मौजूद हैं, खास की बात करें जैसे कि ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी है, इट आल्सो कवर ब्रांड नेम्स, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो याद रखेंगे ब्रिटिश फॉर्मुलरी भी हमारे पास। देन अपडेटेड, ये अपडेट होती रहती है ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार
प्रिंट एडिशन मार्च एंड सितंबर, मंथली ऑनलाइन आती रहती है, और प्रिंट एडिशन मार्च सितंबर के टाइम पर ये आती रहती है। सेपरेट फॉर्मुलरी फॉर चिल्ड्रन, इसके केस में बच्चों के लिए एक सेपरेट फॉर्मुलरी है। करंट वर्जन मार्च, ठीक है, ये शायद 21 है, ठीक है, जो करंट वर्जन है वो मार्च 21 का है। आगे आते हैं, अदर फॉर्मुलरी की बात करें, WHO मॉडल फॉर्मुलरी, WHO के हिसाब से 2008 उसने भी एक अपनी फॉर्मुलरी बना रखी है, मॉडल फॉर्मुलरी फॉर चिल्ड्रन 2010, क्योंकि WHO तो पूरी दुनिया को लेकर चलता है ना, तो उसने भी अपनी एक फॉर्मुलरी बना रखी है। न्यूजीलैंड फॉर्मुलरी ऑनलाइन वर्जन अपडेटेड एवरी मंथ, न्यूजीलैंड की हर महीने अपडेट होती रहती है। सेपरेट फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों के लिए सेपरेट है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मुलरी, ये तो कंबाइंड ही चलती है, पढ़ चुके हम लोग। यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी एक साथ कंबाइंड चलती है, एक साथ मिक्स होकर के आती है, ठीक है। अभी फॉर्मुलरी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसमें एक टर्म आया था बीच में, रैशनल यूज ऑफ ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। रैशनल यूज ऑफ ड्रग या रैशनल ड्रग यूज क्या है? रैशनल मैंने बताया ना, तार्किक। आजकल तो उन्होंने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, अच्छा बुखार है, ठीक है, बुखार का टेस्ट वेस्ट करवा लिया, उसके बाद क्या किया, बुखार की और वो तो दी साथ में, मतलब बुखार के लिए 10 गोलियां बांध दी, समझ में आ रही है? तो वो जो 8-10 दवाइयां फालतू दे दी गई है वो बेकार है ना। तुम लोग सुना होगा यार, एक डॉक्टर तो बस क्या है, फीस महंगी है लेकिन लिखता 2 ही गोलियां है, और कुछ डॉक्टर क्या है, फीस नहीं है या फीस सस्ती है या कुछ भी कह लो, फीस का छोड़ दो। एक डॉक्टर ऐसा है जो 2 ही गोलियां देकर ठीक करता है, एक डॉक्टर ऐसा है जो 10 गोलियां लिखता है। बात समझ में आ रही है? तो 10 गोलियों की जब जरूरत नहीं है और तुम 10 गोलियां लिख रहे हो तो वो इर्रेशनल हो गया। रैशनल मतलब तार्किक, लॉजिकल, इर्रेशनल मतलब जो लॉजिकल नहीं है, बेवजह है, ठीक है। द रैशनल यूज ऑफ ड्रग रिक्वायर्स दैट पेशेंट रिसीव मेडिकेशन। रैशनल ड्रग का कहता है, उसका मतलब है पेशेंट रिसीव करे मेडिसिन को, पाए एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स, जो उसकी एक्चुअल जरूरत है उसके हिसाब से ही उसको मेडिसिन मिले। एक्स्ट्रा फालतू या मान लो जो ट्रीटमेंट करना तो वो ना करके कुछ और हो गया गलती से, ये सब नहीं होना चाहिए। इन डोजेज डेट मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, और साथ में डोज, मान लो जरूरत थी 500 mg की लेकिन डॉक्टर ने लिख दी है 250 mg, वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो डोज भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यही सब तो रैशनल में आ गया, तार्किक, ठीक है ना। फॉर एन एडुकेट पीरियड ऑफ टाइम, अब चलना चाहिए था दवाइयों को कितना, 10 दिन, 15 दिन या 21 दिन, उसने चला दी 1 महीना या कम दिन चलाए तो ठीक ही नहीं होगा, ज्यादा चला देगा तो 21 दिन के बाद जरूरत ही नहीं है खाने की, चल रही है दवाइयां उसके बाद भी। तो एंड द लोएस्ट कॉस्ट, दवाई सस्ती भी होनी चाहिए, एंड देयर कम्युनिटी, उस इंसान के लिए और उसकी कम्युनिटी के लिए वो सस्ती उसमें होनी चाहिए। तो यही है रैशनल। रैशनल समझ गया ना, उसको दवाई मिलनी चाहिए एप्रोप्रिएट, उसकी नीड के हिसाब से, उसके डोज के हिसाब से, ठीक है, और एक पर्याप्त टाइम होना चाहिए कि 5 दिन 10 दिन कोर्स होता है दवाई का ना, 5 दिन खानी है 10 दिन खानी है, ठीक है, और वो दवाई लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल होनी चाहिए। कौन काम करेगा इसमें? नेशनल फॉर्मुलरी काम करेगी ना, उसमें लिखा हुआ सब कुछ। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है ड्रग यूज में, क्या क्या करना है, डोज करेक्ट, ड्रग करेक्ट होनी चाहिए, सही दवा होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट इंडिकेशंस होने चाहिए, एप्रोप्रिएट ड्रग कंसीडरिंग एफिकेसी, सेफ्टी, सूटेबिलिटी फॉर द पेशेंट एंड कॉस्ट, ठीक है, वही सारी बातें जो यहाँ लिखी तोड़ के आ रही हैं। एप्रोप्रिएट डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिया जाए, इंजेक्शन के थ्रू, टैबलेट के थ्रू या सिरप के थ्रू। नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऐसा नहीं है कि दवाई को लेते वक्त आप किसी दूसरी दवा के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट डिस्पेंसिंग इंक्लूडिंग, अच्छा कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब समझो ये एडवर्स रिएक्शन नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है मान लो एक दवाई दी जा रही है, दूसरी दी जा रही है, ये 2 दवाइयों ने एक दूसरे का असर को कम कर दिया, लो अब दवाई असर ही नहीं कर रही, ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है ना। करेक्ट डिस्पेंसिंग इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट, ठीक है, करेक्ट डिस्पेंसिंग होनी चाहिए। डिस्पेंसिंग मतलब जब आप दवाई को बता रहे हो कि कब कब खानी है वो सही से बताइए आप, है ना। पेशेंट एडेरेंस टू ट्रीटमेंट, और पेशेंट उस ट्रीटमेंट से जुड़ा रहे। आपने दिया तो 21 दिन का लेकिन पेशेंट खा ही नहीं पा रहा टाइम से उसे, उसका काम ऐसा है या पेशेंट को खाने में दिक्कत हो रही है। एडेरेंस मतलब होता है कि जो शेड्यूल दिया गया है पेशेंट उस शेड्यूल को अपनाए, उस शेड्यूल कुछ आपको ऐसा बना के देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? हमारी नेशनल फॉर्मुलरी के बारे में थी। क्लियर है? तो नेशनल फॉर्मुलरी क्या है? कुछ नहीं है, दवाइयों की एक लिस्ट है। तो अब ये दिमाग में रख लो, अच्छा दवाइयों की लिस्ट है जिसमें सस्ती दवाइयां, ऐसी दवाइयां, वैसी दवाइयां, एक जनरल बना लो दिमाग में और खेल खत्म। क्लियर है? तो अब उसके बाद क्या करना है? ऐप पे जाना है, ठीक है ना। ऐप पे जाओगे मतलब हो सकता है जब ऐप पे जाओगे तो तुमको क्या हो, मतलब ऐप पे जाने के बाद तुमको क्या मिलने वाले हैं? क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। लेक्चर और नोट्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है, और ऐप पे में भी अवेलेबल है। ऐप में तुमको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको तुम्हें लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लाइव क्लास होगी इस लेक्चर के ऊपर जिस दिन
जिस दिन इस लेक्चर के ऊपर लाइव क्लास होगी, ठीक है ना, उस दिन इसके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें जो कि डी फार्म और एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो कायदे से खूब जम के तैयारी करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स होने वाले हैं, रूटीन टेस्ट होने वाले हैं। डी फार्म का शेड्यूल मैं दे चुका हूं इसका, ठीक है, अगस्त सितंबर का। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मेरे को इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ऐप का मैं यही कहूंगा, ठीक है, कि ऐप का आप लोग भरपूर फायदा उठाएं, खासकर वो बच्चे जो कि थोड़ा सा क्या है पढ़ने में क्या है वीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं वो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो तो निश्चिंत हो जाए इस ऐप को लेने के बाद, ठीक है ना। ये जो रूटीन टेस्ट का पैटर्न है ये इतना बढ़िया है इस ऐप का कि आप अपने आप मतलब ना चाहते हुए भी ना आप बड़े आराम से पास होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना मैं, ना ये ऐप, ना कोई और कोई चीज, ठीक है ना। तो इस ऐप में भी जब टेस्ट होंगे या एमसीक्यू टेस्ट दोगे उसमें अच्छा परफॉर्म तभी करोगे जब रिवीजन करोगे। तो रिवीजन तुम्हारे लिए जड़ी बूटी की तरह है, अमृत की तरह, ठीक है ना। तो रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।